नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के साथ ही जितनी भी दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद। आज की तारीख में वो तीसरी भारत यात्रा पर हैं और लगातार उनका संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो मदन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद आपका। पहला ही प्रश्न है मेरा आपसे कि तीसरी भारत यात्रा में क्या देखने को मिल रहा है, क्या उपलब्धियां हैं और कैसा चल रहा है संघर्ष आपका है? संघर्ष बहुत जोरदार चल रहा है राजपूत साहब। और उपलब्धियों का जहां तक सवाल है तो मेरी काय की उपलब्धि है, वो तो सब नारायण की उपलब्धियां हैं। वो करवा रहे हैं, करवा ही लेंगे। भुगतान मिशन है मेरा कि भुगतान हो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का। वो करवा देंगे। मैं तो निमित्त मात्र हूं, बस मुझे मेरा क्या है। कब तक करा रहे हैं भुगतान? वर्ष 2023 में ही होना है सबका। 2 अक्टूबर को भुगतान दिवस घोषित कर दिया है हमने, गांधी जी की जयंती को। तो क्या गांधी जी की जयंती पर निवेशकों का भुगतान हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा साहब। भुगतान दिवस है। भुगतान दिवस के दिन भी अगर निवेशकों का भुगतान नहीं होगा तो कब होगा? होना है थोड़ा साहब, ये तो बताइए तय है। निवेशकों को, बताइए थोड़ा निवेशकों को कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर कैसे भुगतान होगा निवेशकों का। जी राजपूत साहब, मैं निवेशकों को तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ साथ कुछ धूर्तों को और मूर्खों को आज बता देना चाहता हूं कि वो मेरे जीवन का सत्य नहीं जानते हैं। इसलिए बहुत तरह की बातें वो करते रहते हैं। तो वो मेरे जीवन का सत्य जान लें आज पहले कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं जब माँ के पेट में था, मेरी माँ को प्रसव समय से पहले पूर्व हो गया था और मैं मुर्दा पैदा हुआ था। मेरे दादाजी और पिताजी चूंकि शिशु को गाड़ते हैं ना, तो मुझे गाड़ने ले गए थे। 3 दिन बाद जाकर के मेरी सांसें आ गई थी वापस। ये सबको पता है मेरे पूरे गांव को। और मैं 3 दिन? मुर्दा जीवित हो गया था। मतलब 3 दिन गाड़ने उस के लिए तो उस दिन ही लेकर गए होंगे जिस दिन जन्म हुआ होगा। तो 3 दिन सांस हाँ, ली? नहीं, 3 दिन बाद ही ले गए थे। हल्की हल्की सांसें थी, तीसरे दिन ले गए थे। गाड़ने ठीक तीसरे दिन ले गए थे कि जीवित नहीं है, बेवजह तू इसे छाती से चिपकाए बैठी है। मेरी माँ से जबरदस्ती चला के ले गए थे। मेरी माँ को ये लग रहा था कि जो है जीवित है, लेकिन मेरे दादाजी को और पिताजी को भरोसा नहीं था। मुझे वहां से वापस ले आए थे। मेरे 84 में ही मुझे मृत घोषित कर दिया था डॉक्टर्स ने, फिर दोबारा से। 70 का मेरा जन्म है, 14 साल की उम्र में ही कि मेरे 3 3 ऑपरेशन किए कि कैंसर है। उस जमाने में कोई मजदूर का बच्चा कैंसर से बच जाए ये संभव नहीं था। और दुनिया भर की मुसीबतें आई, कितने हमले हुए हैं मेरे साथ में बचपन से लेकर अब तक, मतलब जन्म से लेकर अब तक संघर्ष करता आया हूँ बुरी आत्माओं से, दुष्टों से, शैतानों से। मैं कभी किसी से डरा नहीं और गलत काम मैंने कभी किया नहीं। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आज जो मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ वो भी नारायण की इच्छा है। उन्होंने मुझे अपने लिए जन्म दिया, अपने लिए बड़ा किया, अपने लिए संरक्षित किया और अपना ही काम करवा रहे हैं। मैं दुनिया के तमाम सुखों से, आनंदों से वंचित व्यक्ति हूँ। पहले भी था, आज भी हूँ। आज भी मुझे सुखों में कोई आनंद नहीं आता है कि मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है या बहुत अच्छे वस्त्र पहनने, बहुत अच्छे बिस्तर चाहिए, बहुत अच्छा भोजन चाहिए या और कुछ। मतलब बहुत अच्छा क्या, मैं नॉर्मल भी नहीं चाहता। जैसा नॉर्मल सामान्य लोगों को उपलब्ध होता है या जो मुझे उपलब्ध है, मैं उसको भी अवॉइड कर देता हूँ। मेरी रुचि केवल विजय में है, संघर्ष में है। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ, जानता हूँ अब तो। पहले नहीं था इन चीजों का भान, लेकिन अब तो भान है कि मदन लाल, तुम्हें नारायण ने, ईश्वर ने अपने काम के लिए चयनित किया है। और ये जो भुगतान का मामला है ठगी पीड़ितों का, ये उन्हीं का काम है। इस पर तुम्हें केवल लड़ना है, चलना है। तो मैं उस पर चल रहा हूँ, लड़ूंगा। और दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों का भुगतान रोक नहीं पाएगी, ये होगा। और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा। जो भी बाधा बन रहे हैं इस मिशन में, चाहे वो मेरे अपने हों, बेगाने हों, ठग हों, उनके दलाल हों, दल्लियां हों उनकी, या बेईमान सिस्टम में बैठे हुए शासक प्रशासक न्यायाधीश हों, इन सबको
दंडवत होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जो नहीं झुकेगा उसका सर्वनाश होगा और तमाम लोगों का, पीड़ितों का जो मेहनत का पैसा जमा है, वो जमा धन सबको वापस करना होगा। नहीं करेंगे तो वो अपने अंत को स्वयं आमंत्रित करेंगे। मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि वो अपने दिल से, दिमाग से, मन से ख्याल निकालने को मदन लाल आजाद का बाल भी बांका कर पाएंगे या मदन लाल आजाद की हत्या कर देंगे या मदन लाल आजाद को अपंग बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पर दर्जनों मुकदमे पहले भी दर्ज हुए हैं, दर्जनों बार मैंने जेल यात्राएं की हैं और बड़े बड़े मतलब चार्जेज मेरे ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन पूरी सरकार भी मुझे रोक नहीं सकी है। तो अब भी कोई रोक नहीं पाएगा। ये भुगतान होना है और 2 अक्टूबर की जो हमने रणनीति बनाई है, राजपूत साहब, मैं हमेशा विधि सम्मत रणनीतियां बनाता हूं। 23 मार्च 2023 को भी मैंने जो रणनीति बनाई थी, वो बिल्कुल सार्थक रणनीति थी, सुदृढ़ थी, विधि सम्मत थी कि तमाम लोग अपने अपने आवेदन लेकर के व्यक्तिगत प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन थोड़ा संख्या बल कम रह गया, इस वजह से पुलिस ने उनको नियंत्रित कर लिया, या कहें कि डरा धमका करके उनको जंतर मंतर पर इकट्ठा कर लिया। मेरा 2 अक्टूबर का भी सेम प्रोग्राम है इसी तरह का। गांधी जयंती का दिन है, विश्व अहिंसा दिवस है, गांधी राष्ट्रपिता हैं, उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित करना हमारा भी हक है। देश का कोई भी नागरिक, देश क्या दुनिया का, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है, कोई भी गांधी समाधि पर आकर उस दिन उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर सकता है। उनकी जो रघुपति राघव राजा राम की कीर्तन की धुन होती है, भजन है बहुत प्यारा, राम धुनी जिसको हम कहते हैं, उसमें आकर कोई भी सम्मिलित हो सकता है। तो मैंने देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, अपने कथित अवकर्ता साथियों का यह आह्वान किया है कि वो सब 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे गांधी समाधि राजघाट नई दिल्ली पर आए, रामधुनी में सम्मिलित हों, रघुपति राघव राजा राम का पाठ करें, एक एक फूल लेकर के आए, नहीं लाएंगे तो फूल वहीं पर हैं, वहीं से ले लें, वो गांधी जी को अर्पित करें। अपना एक आवेदन जिसमें उनकी अपना निजी विवरण हो, कितना पैसा किस कंपनी या किस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उनका जमा था जो उन्हें वापस नहीं मिला, वो आवेदन प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगी, उपराष्ट्रपति होंगे, नेता विपक्ष होंगे, राहुल गांधी होंगे, सोनिया गांधी होंगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, तमाम लोग वहां होंगे। 7 बजे से वीआईपी मूवमेंट शुरू हो जाता है। उनको हमें वो आवेदन प्रस्तुत करने हैं, बस इतना सा काम है, फेस टू फेस मिल करके। और कोई रोक नहीं पाएगा, ये नहीं कहेगा क्या कर रहे हो। वो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को या नेता विपक्ष को या मुख्यमंत्री को या किसी सांसद को या विधायक को अपनी पीड़ा से अवगत कराएं, अपना आवेदन दें। हम कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम केवल अपना मांग पत्र उन्हें व्यक्तिगत, कोई राजनीति नहीं, कोई नेतागिरी नहीं, उस दिन कोई नेता नहीं होगा, सब जनसाधारण होंगे। हम भी सामने जनसाधारण होंगे, गांधी जी के उपासक की भांति। चूंकि मैं तो गांधीवादी हूँ, पूरी तरह से गांधी जी को जीता हूँ। बहुत लोग मुझे जीवित गांधी कहते हैं कि जी हमने गांधी जी को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, लेकिन आपको देखा है, आप जीवित गांधी हैं। अब के तो राजस्थान में कई लोगों ने जीवित भगत सिंह भी कह दिया, लेकिन मैं भगत सिंह नहीं हूं, ना भगवान हूं, लेकिन गांधी को मैं ये मानता हूं कि मैं जीवित गांधी हूं और मैं गांधी को जी रहा हूं पूरी तरह से। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए, बिल्कुल पद चिन्हों पर उन्हीं के पर चलते हुए मैं ये भुगतान की लड़ाई जीत जाऊंगा नारायण की कृपा से। चूंकि जिन गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से देश को उन अंग्रेजों से आजाद करा दिया, जिनका शासन सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक होता था, परमाणु शक्ति संपन्न थे, जिनके सामने हमारी वो झिंगुर जैसी भी औकात नहीं थी हिंदुस्तान की, उन अंग्रेजों को अगर सत्याग्रह के माध्यम से हिंदुस्तान छोड़ने के लिए हमने विवश कर दिया, तो ये हमारा जो सत्याग्रह है, आधुनिक सत्याग्रह, भुगतान सत्याग्रह, ये तो अनुपम किस्म का है, उससे कहीं ज्यादा आगे की बात है गांधी जी के सत्याग्रह से भी। क्योंकि वो काल और था, मेरा काल और है, तो मैं अपने काल के अनुसार निर्णय लूंगा, गांधी जी ने अपने समय के अनुसार निर्णय लिए थे। तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, किसी और को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भुगतान होगा। ठग बेईमानों को भी भारत छोड़ना पड़ेगा, सत्ता छोड़नी पड़ेगी। इसलिए तमाम साथियों से मैंने निवेदन किया है कि वो आए। मैं भी दर्शन करना चाहता हूं, चूंकि 1 साल की मिशन भुगतान भारत यात्रा में उतने लोगों के दर्शन में नहीं कर पाया हूं, जगह जगह जाकर के भी, कि करोड़ों
लोग गांधी समाधि पर आए और मैं उनसे मिलूं, सबसे गले मिलूं, सबसे हाथ मिलाऊं, सबसे बात करूं, सबकी पीड़ा जानूं और उस पीड़ा के निवारण के लिए एक अनवरत युद्ध करूं, सबका भुगतान करवाऊं। ये मेरी रणनीति है और ये ओपन रणनीति है, सार्वजनिक है। मेरे जीवन में रहस्य जैसी कोई चीज नहीं है। राजपूत साहब, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। मैं रहस्यवादी बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो जो कुछ भी कहता हूं, करता हूं, वो सब कुछ खुलेआम कहता करता हूं। जिसको बुरा लगे बुरा लग जाए, जिसे सावधानी बरतनी है सावधानी बरत ले, जिसे नतमस्तक होना है नतमस्तक हो ले भाई, जिसे विरोध करना है विरोध कर ले। तो सबके लिए खुला दरबार है मेरा, तो सार्वजनिक है सब कुछ जीवन में। राजपूत साहब तो आए, शत्रु मदन भी लाल और जी, जी मदन लाल जी, 5 लाख निवेशकों का दावा है आपका राजघाट पहुंचने पर, और गांधी जयंती पर आप खुद ही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर और विपक्ष के सारे नेता वहां गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाएंगे। तो क्या इतनी बड़ी संख्या में राजघाट पर जाने दिया जाएगा आप लोगों को? जाने नहीं दिया जाएगा तो रोक लिया जाएगा। राजपूत साहब तो जहां भी रोकेंगे, राजघाट गांधी समाधि के 2 ही गेट हैं, तीसरा तो यमुना जी की तरफ से है, तो यमुना जी में नाव डाल के तो लाने से रहे प्रधानमंत्री को, या हवाई जहाज से नहीं उतारेंगे। और अगर उतार दें हवाई जहाज से या यमुना जी में नाव डाल के लाएं प्रधानमंत्री को और अन्य वीआईपीज को, तो मेरा काम तो उसी में हो जाता है। मुझे केवल ये संदेश देना है ना कि आपकी लापरवाही, आपकी बेईमानी, आपकी खराब नीयत के कारण देश के 42 करोड़ लोग पीड़ा भोग रहे हैं। उनकी मेहनत का जमाधन जो आपने वचन दिया था पार्लियामेंट में वाट्स एक्ट बनाते वक्त कि मैं सबका पैसा 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करूंगा, वो आज 5 साल बाद भी वापस नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरे 5 लाख ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, आत्महत्या कर ली। 1250 से ज्यादा सैनिक ठगी प्रकरणों का शिकार बन करके आत्महत्या का शिकार बने। ये संदेश ही तो पहुंचाना है। और जब ये संदेश सार्वजनिक रूप से पहुंचेगा प्रधानमंत्री को या राहुल गांधी को या खड़गे जी को, सोनिया जी को, अरविंद केजरीवाल को, तो मेरा काम हो जाता है। उसी दिन निश्चित रूप से भुगतान होगा। किसकी ताकत है राजपूत साहब, किसमें इतनी सामर्थ्य है कि कोई शासन के पद पर बैठ करके ये जानते हुए जब उसे पता चल जाए कि इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोग बर्बाद हो चुके हैं और ये इतना बड़ा समूह है, और उसकी पीड़ा का निराकरण नहीं करेगा? करना पड़ेगा अगर शासन में रहना है तो। नहीं रहना तो बात अलग है, अहंकार छा जाए तो फिर सर्वनाश क्या, होता है अहंकारी का। आपको ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये सारी जानकारियां नहीं है? हाँ बिल्कुल हो सकता है उन्हें जानकारी ना हो, बहुत काम है उनके पास, बहुत व्यस्त रहते हैं, उद्योगपतियों के विषय में ज्यादा पता रखते हैं। किसान और मजदूर की पीड़ा से, सामान्य जन की पीड़ा से कहाँ बड़े आदमी को फुर्सत मिलती है साहब। हम तो देख रहे हैं हमारे संगठन में कई लोग बड़े बड़े पदों पे हमने जो बिठा दिए हैं, उन्हें तो ब्लॉक अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष हमारे छोटे लगने लगे हैं। तो वो तो प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई नेता विपक्ष है, कोई मुख्यमंत्री है। तो ये सच्चाई हो सकती है कि उन्हें वास्तव में पता ना हो, तो इस बार पता चला देते हैं उनको, उनके संज्ञान में ले आते हैं। मतलब वो होता है ना जब अविश्वास प्रस्ताव के दौरान या कोई वो इस्तीफा फिस्तीफा दे देते हैं विधायक वगैरह, तो उनको भाई वो परेड करनी है राज्यपाल के सामने, तो परेड करवा देते हैं प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों के सामने। और 5 लाख आए, 1 लाख आए, साहब 50 लाख आए, मैं तो सभी का आह्वान कर रहा हूं। मैं दावा नहीं करता कि 5 लाख आ जाएंगे। जितने भी आएंगे अगर वो ईमानदारी से मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से 2 अक्टूबर को सबका भुगतान आरंभ हो जाएगा। संख्या बल महत्वपूर्ण है, लेकिन संख्या बल में भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है राजपूत साहब कि जो आपके साथ लोग हैं, संख्या बल है, वो कितनी बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, कितने संयम के साथ काम करते हैं, उनकी योजना किस प्रकार की है। संख्या बल तो कई लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते, सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। हमारी ये जो सफलताएं दुनिया देख रही है आज, कि हमने 1 डेढ़ साल में ही इतना बड़ा आंदोलन देश भर में खड़ा कर दिया। लाखों साथी हमारे इस आंदोलन के कारण मौत के मुंह में जाने से बच गए। एक गृह युद्ध की स्थिति जो देश में थी वो थम गई। तो इन तमाम उपलब्धियों को सब देख रहे हैं और वो केवल इसलिए मिली हैं कि हमने एक तो ईमानदारी से काम किया, पूरे समर्पण, सिद्धांत और वैधानिकता के साथ। दूसरे, कहीं भी हमारे मन में अंश मात्र भी छल या कपट या स्वयं को स्थापित करने का भाव नहीं रहा। मेरा भाव आज भी यही है कि जल्दी से जल्दी ये भुगतान की पीड़ा खत्म हो, तो हम अपना भजन ध्यान उपासना में लगे। चूंकि हमारा काम
वही है। ये तो जंग में तो हमें परमात्मा ने शायद इसलिए उतार लिया कि उन्हें लगता होगा कि कोई और लड़ नहीं पाएगा ये जंग भी, तो पहले जंग लड़ा दूं फिर उपासना कर लेना। तो निश्चित रूप से ये सब कुछ होना है राजपूत साहब, जो मैं कह रहा हूँ इसमें कोई मदन लाल जी, आपका संदेह। दावा है, आपका दावा है कि बट्स एक्ट के तहत ही जो है वहाँ निवेशकों का भुगतान होगा। लेकिन गत दिनों जो है गृह मंत्री जो है और सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं, अमित शाह, एक सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया और उसमें कुछ पैसा भी लोगों को मिला है। थोड़ा बताइए उसके बारे में, क्या है वो? देखिए साहब, वो एक धोखा है देश के साथ, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ, देश के कानून के साथ। कानून ये कहता है कि न तो कोई सहारा सीआरसी पोर्टल बनाया जा सकता है, न उससे कोई रिफंड प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। लेकिन अपने विवेकाधिकार का दुरुपयोग करके गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने एक फर्जी सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है। जैसे पहले पीएसीएल पल्स का भी था, वो सेबी पीएसीएल रिफंड पोर्टल लोढ़ा कमेटी वाला। सहारा के मामले में पहले से एक था 2012 वाला, जस्टिस अग्रवाल की अध्यक्षता वाला। तो ये गैर कानूनी प्रक्रिया है। इससे कुछ लोगों को लॉलीपॉप थमाया जा सकता है, झुंझुना थमाया जा सकता है, सबका भुगतान नहीं होगा। सबका भुगतान केवल बट्स एक्ट के माध्यम से होगा, जिला अध्यक्षों अधिकारियों के माध्यम से होना है। सबको इसी पर आना पड़ेगा। आज नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं है, कल सबको आना पड़ेगा। ये जो अलग अलग टोपीबाज लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सहारा की, कोई पीएसीएल की, कोई जीसीए की, कोई कल्पतरु की, कोई कर्म भूमि की, कोई टोगो की, कोई विश्वामित्र की, कोई एचबीएन की, कोई बीएनपी की, कोई समृद्धा की, कोई साई प्रसाद की, कोई साई प्रकाश की। ये तमाम मूर्ख और धूर्त लोग एक दिन मतलब पछताएंगे या मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। पछताना तो निवेशकों को पड़ेगा और एजेंट साथियों को। ये तो जो नेता बन रहे हैं ये तो सब भाग जाएंगे एक ना एक दिन, छोड़ छाड़ के अपना कमा कुमू के, जहां भी जो भी जिसके मन में भाव चल रहा है स्थापित होने के बाद। पछताना रोना निवेशकों को पड़ेगा और अंततः सबको उसी मार्ग पर आना होगा जो मार्ग भुगतान का संसद ने बनाया है। उसी से भुगतान होना है और कुछ नहीं है। या 10 20 50 लोगों का अमित शाह भुगतान कर देंगे तो उससे क्या हो रहा है? करोड़ों लोग हैं साहब। और ये बात जितनी जल्दी लोग समझ लेंगे उतनी जल्दी सबका भुगतान हो जाएगा। जितनी देर लगाएंगे उतना नुकसान होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, धूर्तों का और मूर्खों का बहिष्कार करो। ये लोग आपका भुगतान नहीं होने देंगे, मदन अलग लाल अलग जी, लड़ाई लड़ेंगे। इस मामले में तो बात ये देखने को मिल रही है, लोग समझे ना समझे, निवेशक समझे ना समझे, या आंदोलनकारी समझे ना समझे, लेकिन सरकार की समझ में तो ये मामला आ नहीं रहा है जो अब तक देखने को मिला है। तो फिर कैसे भुगतान होगा बट सकते तहत में? देखिए, सरकार की समझ में तब तक ये मामला नहीं आएगा जब तक आप कोई ताकत सरकार के समक्ष प्रदर्शित नहीं करेंगे, बड़ी ताकत। और बड़ी ताकत तब तक प्रदर्शित नहीं कर सकते जब तक तमाम ठगी पीड़ित, चाहे किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, आदर्श संजीवनी वगैरह के भी, एक मंच पर आकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। सरकार की तो रणनीति ये है कि बांट दो, सहारा सीआरसी पोर्टल बना दो, सहारा वाले उसमें उलझ जाएंगे। आदर्श सीआरसी पोर्टल बना दो, आदर्श वाले उसमें उलझ जाएंगे। पीएसीएल वालों के सेबी रिफंड पोर्टल बना दो, पीएसीएल वाले उसमें चले जाएंगे। टोगो वालों के लिए एनसीएलटी बना दो, वो एनसीएलटी में फंस जाएंगे। जीसीए वालों के लिए कोई और कमेटी बना दो, वो उसमें फंस जाएंगे। किसी किसी ठग को अपने साथ बिठा लो, उससे कहलवा दो जी मैं दे रहा हूं पैसे, हाई कोर्ट से जमानत करवा दो, मेरी जेल से बाहर आते ही दे दूंगा। तो सरकार की तो यही रणनीति है कि सबको बांटा जाए और सबको बांटकर मूर्ख बनाकर सबके वोट ले लो, फिर से सरकार बना लो। पॉलिटिकल पार्टीज की तो यही रणनीति होती है। हमें उसी रणनीति को तो उनकी को विफल करना है और सब लोगों को एक मंच पर लेकर आना है और ये सत्य बता देना है कि भाई आपको इन माध्यमों से कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो सहारा सीआरसी पोर्टल हो, सीबीपीएसीएल पोर्टल हो लोढ़ा कमेटी वाला, या पिनकॉन का मामला हो, या किसी और कंपनी का। बहुत सारे हैं ना सब, जिनमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं कि इनको पैसा दे दो, इनको दे दो, इनको दे दो। कहाँ मिल रहा है? किसी को नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तभी जब तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार एकजुट होकर इसको बट्स एक्ट के क्रियान्वयन की मांग करेंगे, इसके तहत आवेदन के दावा दायर करेंगे, तभी मिलना है। चूंकि कानून यही है। हमने देखा है साहब, मैं तो मजदूरों का नेता रहा हूं और दुनिया भर का जो है तमाम कानूनी लड़ाइयां मैंने लड़ी हैं जीवन भर में। मैंने देखा है कि कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसका पालन थोड़ा देर से ही होता है। जो जनहित के एक्ट होते हैं, जो सरकार के अपने हित में होते हैं, उनको तो तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। लेकिन जो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, उन एक्ट्स के अनुपालना में बहुत देर लगती है।
मुझे मालूम है SC/ST एक्ट को देश में क्रियान्वित करने में दर्जनों साल लग गए थे, 1-2 साल नहीं दर्जनों साल लगे थे, तब जाके वो क्रियान्वित हुआ था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तो 40-50 साल के बाद जाकर के देश में अप्लाई हुआ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये सब भुगतान के ही कानून है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इनमें भुगतान की व्यवस्था है अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को। तो ऐसे कानूनों में टाइम लगता ही है, लेकिन जब कानून प्रचारित प्रसारित हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि कोई इस तरह का कानून है जिसके माध्यम से हमारा जमा धन वापस मिल सकता है, तो उसका बहुतायत में प्रयोग करने लगते हैं। और जब बहुतायत में प्रयोग होता है तो उसका शासन पर, प्रशासन पर, न्यायपालिका पर एक दबाव बनता है और भुगतान शुरू हो जाता है। कानून अपना काम करना शुरू कर देता है, और कानून काम नहीं करेगा, शासन प्रशासन उस कानून की लगातार अवहेलना करेगा, उपेक्षा करेगा, तो लोग एकजुट होने लगते हैं और लोग खिलाफत करने लगते हैं शासन की। और शासन कोई भी हो, वो जनता की खिलाफत थोड़ा ही मतलब सह सकता है या सामना कर सकता है। जनता की खिलाफत का इतनी ताकत किसी में नहीं होती है साहब, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, गांधी जी रही हो, कोई और हो। जनता की विरोध का सामना करने की ताकत शासन में कभी नहीं रही है और इस बार भी नहीं रहेगी। ये इतना जबरदस्त विरोध होता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। आप देखना कि मैं ज्यादा नहीं तो 1-1.5 घंटे लेट जरूर प्रधानमंत्री को पुष्प अर्पित करने से कर दूंगा गांधी समाधि पर 2 अक्टूबर को, और इतने में मेरा काम हो जाना है। प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, सबके पैसे देने पड़ेंगे, ये निश्चित है साहब। कोई कैसे होगा संदेह मत कीजिए, आप बोलिए तमाम साथियों को, जी? आए निश्चित। एक और हाँ आप जी। कहते हैं कि कोई मामला दर्ज नहीं होने दूंगा, एक और कहते हैं आप प्रधानमंत्री को जो है पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जो है बाधित कर दूंगा। तो ये कैसे संभव होगा बिना जब भी कोई बड़ी क्रांति होती है, बड़ा व्यवधान पैदा होता है, बड़े ताकत दिखाई जाती है, तो मामले तो दर्ज होते ही है मनन लाल जी। फिर वो मेरे आप खिलाफ होगा, जो राजपूत साहब, वो मेरे खिलाफ होगा। मैं अपने लोगों के खिलाफ नहीं होने दूंगा किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज, या उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो जाए, या उन पर कोई लाठी चार्ज कर दे, उनके साथ कोई अभद्रता कर दे, या उनकी कोई हाथ पैर टूट जाए, पानी की बौछार हो जाए, ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे खिलाफ 50 मुकदमे हो जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे खिलाफ तो 23 मार्च को भी हो गया था, प्रधानमंत्री के निजी सचिव ने करवाया। ऐसा मुकदमा किसी के खिलाफ आज तक दर्ज नहीं हुआ देश में कि प्रधानमंत्री का निजी सचिव खुद तहरीर दे। मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे खिलाफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुझ पर विश्वास करके आएगा, उसको ही मैं उँगली भी किसी को पकड़ने नहीं दूंगा, उसकी बाल भी कोई जो है टेढ़ा नहीं कर पाएगा। वो सब निर्भय होकर के आए, और प्रधानमंत्री को घेरना या पुष्पांजलि चढ़ाने से रोकना ये कोई अपराध थोड़ा ही है। हमारा अधिकार है ये तो, कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुमने वचन दिया है, शपथ ली है तुमने कि तुम जो है कानून का पालन करोगे। उस शपथ को पूरा नहीं कर रहे हो तो काहे को चढ़ाने देंगे तुम्हें गांधी जी की समाधि पे फूल भाई। तुमने तो शपथ का उल्लंघन कर दिया उसका। तो जैसे ही आप शपथ का उल्लंघन करते हो, कानून का उल्लंघन करते हो, तो भले ही आप तकनीकी रूप से प्रधानमंत्री बने रहें, लेकिन नैतिक रूप से आप प्रधानमंत्री नहीं रहते, नैतिक रूप से अपराधियों की श्रेणी में खड़ी हो जाते हैं। और ये हमारा अधिकार है। वैसे भी तुम राजा हो, प्रधानमंत्री हो, तुम्हें घेरना, रोकना, तुमसे बात करना, ये तो अधिकार है हमारा। तो इसमें थोड़ा ही कोई हमको वो कर लेगा। और तुम जो कर सकते हो कर लेना, हम वो झेलने को भी तैयार हैं। हमें जो दिख रहा है हम करेंगे। तो ये मान के चले कि 2 अक्टूबर को निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल हो जाएगा। 101% भुगतान शुरू हो जाएगा 2 अक्टूबर को। किसी देखिए, ये जो सरकार है, आप भी भली भांति जानते हैं, मैं भी भली भांति जानता हूँ, सिवा नोटंकी के अलावा दूसरा काम हो नहीं रहा है। जहां तक निवेशकों की पीड़ा की बात है, वो लगातार सूचनाएं लगातार मिल रही हैं, और बड़े स्तर पर आत्महत्या भी की है, आप खुद ही बता रहे हैं निवेशकों ने। तो अच्छी बात है भुगतान हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी से ये सरकार जो है चीजें मानने वाली नहीं है। तो इस सरकार को मनाने की रणनीति क्या है आपकी, ये थोड़ा बताइए दर्शकों को हमारे। मेरी मनाने की ना है साहब, मैं कोई अनुरोध थोड़ा ही कर रहा हूँ सरकार से। मैं केवल सत्य का प्रकटन कर रहा हूँ, उसे नहीं, सत्य बता रहा हूँ। मानने के लिए मजबूर हो जाए सरकार जो है। देखिए, वही तो, हाँ, मेरा काम जो केवल सत्य सरकार जो बताना है, है राजपूत साहब। हाँ, मैं केवल सत्य बता रहा हूँ सरकार को, कि सच ये है कि अगर आपने भुगतान नहीं किया इनका, तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा हिंदुस्तान की सरजमीन से। मैं दो हाँ, ही तो बात तो कहता हूँ, तीसरी हाँ, बात तो जहां कहाँ कहता हूँ। दर्शकों को बताइए ना, अस्तित्व कैसे समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा। ये तो जी, बड़ा साधारण सा सूत्र है राजपूत जी, साहब। मुझे पता चल जाए राजपूत जी पर मेरे 100 रुपए हैं,
और राजपूत जी से मैं मांगने जाऊं, राजपूत जी कहते हैं हाँ दे दूंगा, कल आ जाना, मैं मांगने जाऊं कल भी ना दें, फिर परसों जाऊं तब भी ना दें। और पता चला कि मेरे जैसे बहुत सारे हैं जिनसे 100-100 रुपए राजपूत जी ने लेकर के जमा कर रखे हैं। तो वो सारे लोग धीरे-धीरे इकट्ठे हो जाएँगे, उनका विश्वास राजपूत साहब से खत्म हो जाएगा। वो ज़बरदस्ती पैसा ले लेंगे। तो वही होना है इसमें, ये तो साधारण सा फ़ॉर्मूला है कि आप बहुत लोगों को पीड़ित करते रहोगे, पीटते रहोगे, तो वो लुटे-पिटे, ठगे हुए लोग एक दिन एकजुट होंगे, आपका बहिष्कार कर देंगे और जब बहिष्कार कर देंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त होना ही है साहब, कितने लोगों से लड़ लोगे आप? आप तो लोगों के पीछे प्रधानमंत्री या जो कुछ भी हो आप, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या जो भी हो, लोगों के वोट से हो ना, लोगों के पीछे हो ना और आप अपने ही लोगों के साथ धोखा करोगे, उन्हें मरने के लिए विवश करोगे। जिस कानून की आप शपथ लेते हैं, उस कानून का ही पालन नहीं करोगे, तो आपका अस्तित्व तो समाप्त होना ही है। लोग भी कर देंगे और परमात्मा भी कर देता है झूठे, बेईमान और कपटी लोगों का अस्तित्व समाप्त साहब। तो अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं निवेशक साथियों से यही कहना चाहूँगा कि कोई तनाव ना लें। 2 अक्टूबर को तमाम राग, द्वेष, भय, भूख, पीड़ा को त्याग कर सब आएँ। रघुपति राघव राजाराम का पाठ करेंगे गांधी जी की समाधि पर सुबह 6 बजे से और फूल चढ़ाएँगे। अपनी चिट्ठियाँ प्रधानमंत्री आ जाएँगे टाइम से लेने तो दे देंगे, नहीं आएँगे तो वो अपने घर रहो, हम आगे की कार्रवाई करेंगे, उसी दिन से शुरू करेंगे आगे की कार्रवाई। चलेंगे प्रधानमंत्री के घर, घेरेंगे प्रधानमंत्री के घर को। कहाँ तक, कब तक छुपोगे, कहाँ तक भागोगे? भुगतान से पहले हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, अगर तुम सत्ता में रहे। सत्ता में नहीं रहना है, भुगतान नहीं करना है तो सत्ता में मत रहो, सत्ता त्याग दो। जाओ अपना झोला उठाओ जहाँ भी तुम्हें जाना है, वहाँ चले जाइए। तो जो भी सत्ता में रहना है या आएगा, रहना चाहता है, वो भुगतान करेगा पहले। भुगतान नहीं तो फिर मतदान नहीं। ये आप देख रहे हो घोसी उपचुनाव में 10% मतदान की वो गिर गई थी। अरे सो उससे ही कितना बड़ा परिणाम आया है और ये हो जाएगा साहब 10% तो गिरा ही लेंगे। पूरे देश में 10% भुगतान मतदान गिरने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाना। मैं तो एक दिन सभा में भी कहा था मैं कि एक भी सीट पार्लियामेंट की उत्तर प्रदेश में नहीं जीतने देंगे हम भारतीय जनता पार्टी को अगर लोगों का भुगतान नहीं किया तो। अभी तो 13 सितंबर को हम विधानसभा का भी घेराव करने जा रहे हैं लखनऊ की का। 15 को मुंबई जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा का घेराव करने। वो 18 को देहरादून का कर रहे हैं, 26 को पटना कर रहे हैं। कई कार्यक्रम लगे हुए हैं हमारे, लेकिन मेरा जो ज्यादा से ज्यादा जोर है वो 2 अक्टूबर के कार्यक्रम पर है कि ये एक अच्छा सुनहरी मौका है निवेशकों के पास अपनी मेहनत की जमा राशि को वापस पाने का। वो आए निर्भीकता के साथ, कुछ नहीं होगा। ऐसा ना समझा करें कि साहब प्रधानमंत्री बहुत बड़ी तोप चीज है, मरवा देगा, उसे घेर लिया तो कुछ नहीं करेगा। रोएगा, माफी मांगेगा, नाक रगड़ेगा और कहेगा दे रहा हूँ पैसे, अभी दे रहा हूँ, 2 से 3 गुना दे रहा हूँ, 6 गुना दे रहा हूँ, लो। आने की जरूरत है, लोग भयमुक्त होकर आए और अपना पैसा मांगे, चूंकि ये उनका अधिकार है। कोई भीख नहीं मांगनी है, इन्होंने विनय नहीं करनी है, ये हमारा अधिकार है और अधिकार तो हक से मांगा जाता है सर, निर्भीकता से मांगा जाता है। इतना सा साहस हमारे जमाकर्ता परिवारों को जुटाना है। एजेंटों की भी ये ड्यूटी है कि वो अगर सुरक्षा चाहते हैं ना, वो कि हाई कोर्ट जाओ कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां जाओ, कहीं से कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। मैं बड़ा साफ साफ कहता हूँ एजेंटों को भी, चाहे कोई किसी टोपीबाज के साथ हो ले, सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले आए, हाई कोर्ट से ले आए, किसी मुख्यमंत्री से ले आए, चूंकि ये मामला हमारे आपसी परिवारों का है, जिनका पैसा हमने इन ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लगवाया है, वो सब हमारे परिवार के लोग हैं, वो कोई बाहर के लोग थोड़ा ही हैं। उनसे सुरक्षा कौन दे देगा हमें? किस सुप्रीम कोर्ट की ताकत है कि उनसे हमें सुरक्षित कर दे? उनसे सुरक्षा केवल भुगतान से होनी है और भुगतान हो जाएगा, सबकी सुरक्षा मिल जाएगी। इसलिए तमाम एजेंट सब निवेशकों को जानकारी दें, जागरूक करें, उनको 2 अक्टूबर को गांधी समाधि पर लेकर के आए, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबका भुगतान होगा, सबका सम्मान बचेगा। जी मदन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। जी, नमस्कार।